हाय दोस्तों, कैसे हो। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि त्वरण के ऊपर है। और ये त्वरण क्लास 9th का टॉपिक है जो कि मोशन से रिलेटेड है। और मैं इसके पहले मोशन से रिलेटेड 2 वीडियो आपको दे भी चुका हूँ। तो अगर आपने मोशन से रिलेटेड वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लें जा करके। और आज हम लोग क्लियर करेंगे कि त्वरण होता क्या है, काफ़ी बारीकी से समझेंगे और इसे इजी बिल्कुल लैंग्वेज में समझेंगे कि आपके दिमाग में त्वरण बैठ जाना चाहिए कि त्वरण होता क्या है। फिजिक्स उसे कहते हैं जो अगर सामने कोई वस्तु जा रही हो तो जहाँ हर जगह आप लगा दो फिजिक्स, वही फिजिक्स है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। तो आज हम लोग त्वरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि त्वरण होता क्या है। त्वरण इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सलरेशन। त्वरण इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेशन हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया करते हैं, अक्सर यूज किया करते हैं, एक्सीलेटर। एक्सीलेटर एक्सीलेटर जब यूज किया करते हैं तो एक्सीलेटर का मतलब होता है कि स्पीड को बढ़ाने वाला। तो अर्थात एक्सलरेशन भी उसी वर्ड से रिलेटेड हो सकता है कि स्पीड को चेंजमेंट करने वाला, स्पीड चेंज करने वाला क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, रिलेटेड हो सकता है। तो त्वरण के बारे में हम आज पूरी डिटेल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक कहानी के जरिए हम अपने त्वरण की शुरुआत करते हैं। तो त्वरण क्या होता है, एक कहानी सुनते हैं। माना कि हमारे घर में एक बाइक खड़ी है। एक बाइक है हमारे घर में, एक क्या है, बाइक है। तो बाइक, अब ये जो बाइक है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि घर के अंदर है तो वो रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब है कि वो विराम में है। विराम का मतलब है कि उसका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या है, शून्य है उस करेंट टाइम में, जब वो रेस्ट में है, करेंट टाइम में। ठीक है। अब इसके बाद जब उसकी वेलोसिटी 0 है करेंट टाइम में, ठीक है, अब पापा आए, पापा ने बाइक निकाली, बाइक लेके बाहर निकले। तो जब निकले तो बाइक को सबसे पहले उन लोगों ने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो उसका वेग उस समय भी 0 था और उन्होंने क्लच दबाया, गियर डाला, एक्सीलेटर लिया। ठीक है। फिर इसके बाद जब अब तुमने देखा, तुम्हारे मन में एक विचार आया कि इस गाड़ी की जो स्पीड में डिफरेंस आ रहा है इसको हम कैलकुलेट करेंगे आज। तो आपने देखा कि जो गाड़ी है पहले सेकंड में, पहले 0 सेकंड में उसका वेग क्या था, 0 मीटर प्रति सेकंड था, 0 सेकंड में। अर्थात जब आपने देखा तो उसी को 0 मानते हैं और उस समय उसका वेग 0 मीटर पर सेकंड था। फिर इसके बाद आप आगे बढ़े, जब इसका आपने 1 सेकंड बाद देखा, वेग उसका 10 मीटर पर सेकंड हो गया। आपने 2 सेकंड बाद देखा, वेग उसका 20 मीटर पर सेकंड हो गया। आपने 3 सेकंड बाद देखा, वेग हो गया 30 मीटर पर सेकंड। आपके मन में एक विचार आया, थॉट आया कि इसकी वेलोसिटी क्या है कि चेंजमेंट हो रही है। 0 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड है। आखिर रीजन क्या है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है। आपके मन में विचार आया।
अब क्या देखा आपने कि अब हम अपने मुद्दे पर दोबारा चलते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की एक्चुअली डिफिनीशन क्या होती है कि वेग परिवर्तन की दर। डिफिनीशन से समझेंगे और ये जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है इसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये आपने देखा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब ये जो डिफिनीशन लिखी है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है और इसी से हम पूरा त्वरण का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन से हम फार्मूला बनाना सीखेंगे कि डिफिनीशन से फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं। थोड़ी देर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डिफिनीशन से फार्मूला बनाए कैसे जाते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। अब इसमें डिफिनीशन में हमसे बोला है कि वेग परिवर्तन की दर, जहाँ पर दर शब्द आ जाए, जहाँ पर दर शब्द आ जाए तो दर का मतलब होता है समय, और वो आता किस में है? हमेशा भाग में, डिवाइड में आता है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि वेग परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। चलो सपोज करते हैं अपने पुराने वाले टॉपिक पे कि ये इसको हम दे देते हैं v1 वेग, इसको दे देते हैं v2 वेग, इसको दे देते हैं v3 वेग, इसको दे देते हैं v4 वेग। ठीक, इसको दे देते हैं t4 से टाइम, इसको देते हैं t3 टाइम, इसको दे देते हैं t2 टाइम, इसको दे देते हैं t1 टाइम। ठीक है, ये हमने दिया। अब इसके बाद पुराने वाले टॉपिक पे चलते हैं कि हमने देखा कि दर क्या है? समय है। समय क्या है? डिवाइड करते हैं, और जहाँ पर दर आ जाए तो वहाँ पर डिवाइड का आपको काम करना है। तो इसमें बोला वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन क्या होता है कि वेग परिवर्तन मतलब कि अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यही तो हमने पढ़ा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, दर, दर क्या होता है? समय, और समय क्या होता है? ये मान लीजिए, हम मान लेते हैं समय ये। अब देखिए समय अंतराल कर लीजिए, समय की जगह ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम इस जगह समय करते तो समय में क्या हो जाता कि जैसे आप किसी सड़क किनारे आप खड़े हैं, मान लीजिए एक हाईवे किनारे हैं, ट्रक आया, अच्छा एकदम आपकी आंखों के सामने से निकल गया, आपने देखा कि 5वें सेकंड उसका वेग क्या था। आपने जब ये सोचा कि 5वें सेकंड उसका वेग क्या था, तो जब ये आपने सोचा तो उस समय हम समय लेंगे, उसको कहते हैं तात्क्षणिक वेग। ठीक है, इन्हीं तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हमें समय अंतराल लेना जरूरी है, क्योंकि हम 9th का टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, अभी हमारे में तात्क्षणिक कुछ है नहीं, तो हम लोग समय अंतराल लेंगे। ये हमारा फार्मूला वाला डिफिनीशन थी हमारे पास, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यही डिफिनीशन थी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन वेग परिवर्तन की दर, तो वेग सबसे पहले हमने वेग परिवर्तन किया। परिवर्तन का मतलब है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग किया। कि दर, हमने बताया कि दर समय के इक्वल होता है, और समय क्या होता है जब दर की बात आ जाए तो डिवाइड में हमेशा आता है, ये हमने बताया। तो डिवाइड में हमने दर समय लिख दिया, समय अंतराल लिख दिया।
तो ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है। हमने मतलब त्वरण के बारे में क्या अवलोकन किया कि कोई गाड़ी है वो 0 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड से वेग से चल रही है, मतलब रिस्ट मोशन में। 1 सेकंड बाद देखा तो 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद देखा तो 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद देखा 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद देखा 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऐसे बढ़ती चली जा रही है। तो इसका त्वरण हमको कैलकुलेट करना। चलो, हमने जो स्पीड अभी अवलोकन की थी, आपने भी अवलोकन की थी, हमने कहाँ की थी, आपने ही की थी अवलोकन। तो हम उन स्पीड का कैलकुलेट करने जा रहे हैं त्वरण कि जो हमने स्पीड अभी अवलोकन की, तो इनका त्वरण कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम त्वरण तब कैलकुलेट करेंगे जब समय t1 है और वेग क्या है, v1 है। तो उस समय त्वरण क्या होगा, अंतिम वेग। उस समय अंतिम फार्मूला यही लगाएंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यही फार्मूला लगाएंगे। तो अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग है उस समय 0 मीटर पर सेकंड। 0 माइनस प्रारंभिक वेग क्या है, उस समय 0 है। क्योंकि प्रारंभिक वेग उसको मानते हैं जब वस्तु पहले किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो पहले भी वो रिस्ट में है और बाद में भी वो रिस्ट में है, उसका अंतिम वेग भी रिस्ट में है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि वो अर्थात उस समय बिल्कुल उसका त्वरण शून्य है। जब शून्य माइनस शून्य करेंगे और समय भी आपका शून्य ही है, तो हम क्या करेंगे, शून्य माइनस शून्य बराबर शून्य ही आएगा। अब ले लेते हैं दूसरी पोजीशन के लिए। अब देखिए, जब समय 0 से 1 सेकंड में पहुंचा, जब समय 0 से 1 सेकंड में पहुंचा तो उसके वेग में परिवर्तन क्या हुआ कि 0 सेकंड पर 0 मीटर पर सेकंड था, और जो दूसरे सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड हो गए। अब इसका त्वरण अगर कैलकुलेट करना चाहें तो अंतिम वेग ये बनेगा v2। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v2 माइनस, अब इसके बाद प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, v1 बटे समय प्लस अंतराल से बना है समय अंतराल। तो मतलब उसके बीच में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो समय अंतराल की जगह हो जाएगा t2 माइनस t1। अब हम देखेंगे कि ये दूसरी स्थिति के लिए है, जब वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो अंतिम वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना है, 0 मीटर पर सेकंड है, और समय कितना है, 1 है, और प्रारंभिक समय कितना है, 0 है। तो इसमें 10 में 0 गए तो 10 हो जाएगा, 10 में 0 गए तो 10 हो जाएगा, बटे 1 में 0 गए तो 1 हो जाएगा, और 1 से 10 को डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने दूसरी पोजीशन के लिए निकाल लिया त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तीसरी पोजीशन के लिए निकालेंगे। तीसरी पोजीशन के लिए वेग कितना है, वही फार्मूला लगाएंगे। जब अगर हमसे बोल दे कि पहले सेकंड और दूसरे सेकंड के बीच का त्वरण कितना है, तो जब पहले सेकंड और दूसरे सेकंड के बीच के त्वरण की बात कर रहा है तो लिखेंगे पहले सेकंड और दूसरे सेकंड के बीच का त्वरण हमने निकाल लिया। दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड के बीच का त्वरण निकालने जा रहे हैं। तो तीसरे सेकंड वस्तु का वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है, और दूसरे सेकंड वस्तु का वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय कितना है, 2 माइनस दूसरे सेकंड 1। तो 20 माइनस 10 बराबर 10, 1 डिवाइड करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थात हम देख रहे हैं कि त्वरण दोनों में सेम आ रहा है, पहले वाले में भी इसमें भी 10 मीटर पर सेकंड आया, ये इसमें भी 10 मीटर पर सेकंड आया, ये। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु नियत त्वरण से गतिशील है।
जब नियत त्वरण से गतिशील है वस्तु, त्वरण का मतलब हमने क्या बताया कि उसका हर एक प्रत्येक सेकंड उसका वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु नियत त्वरण से गतिशील है। तो जब वस्तु नियत त्वरण से गतिशील है तो वेग इसका क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। तो वेग परिवर्तनशील है कि नहीं, देखिए जरा। 0 सेकंड में 0 था, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गया, 2 सेकंड, अगले दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो गया ना। तो ये हमने देखा त्वरण का कॉन्सेप्ट कि त्वरण कहते किसे हैं कि जब वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा हो तो वहाँ पर हम देखते हैं कि त्वरण होता है। त्वरण का फार्मूला क्या होता है कि वेग में परिवर्तन जो होता है बटे समयांतराल होता है। वेग का परिवर्तन क्या होता है, v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। और इसके बाद ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट समरी रह गई, फार्मूला रह गया है, तो उस फार्मूले को पहले आप देख लेते हैं। तो त्वरण का फार्मूला हो गया वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन माइनस इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, मतलब अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। फिर इसके बाद इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं अंतिम वेग मतलब v2, प्रारंभिक वेग मतलब v1 अपान अंतिम समय मतलब t2, प्रारंभिक समय मतलब t1, ये लिख सकते हैं। और जब किसी भी चीज़ के बीच का डिफरेंस शो किया जाए तो वहाँ पर हम डेल्टा लगाते हैं। अर्थात जैसे v2 माइनस v1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा v, और t2 माइनस t1 है तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा t। इसको डेल्टा v और डेल्टा t के कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे हमसे बोला जाए कि 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो हम बोलेंगे 2 है। जैसे हमसे बोला जाए कि A2 और A1 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो A2 और A1 सेम चर है, A2 भी वैसा है A1 भी वैसा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा A, डेल्टा ये एक त्रिभुज का आकार, त्रिभुजाकार आकृति जैसी दिखती है, तो इसे हम डेल्टा पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर आपको डेल्टा मिले तो वहाँ पर परिवर्तन समझना, डिफरेंस समझना, और वहाँ पर माइनस होगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा त्वरण का। अब अगले वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि त्वरण का की सहायता से गति के पहले समीकरण का निगमन, और उसके बारे में अगर हो सकेगा तो और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।